जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम प्रीवियस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें 58 क्वेश्चन हैं। हम डेली 50 क्वेश्चन ही करेंगे, जो हर एक सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। ये वही 10-10 क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग अपने रोजगार विद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो अब हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन देख लेते हैं कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मकर संक्रांति, ऑप्शन बी है रक्षाबंधन, ऑप्शन सी है होली, ऑप्शन डी है दशहरा। तो किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। किस त्योहार को? मकर संक्रांति को माघ असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदू में हिंदू हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत मास की किस तिथि को मनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है प्रथम तिथि को, द्वितीय द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय और पंचम किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम तिथि को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत मास की किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथम तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पोंगल। प्रश्न नंबर 3 है, पोंगल डैश 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 को समर्पित एक सास्य उत्सव है। मतलब पोंगल किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है सरस्वती देवी को, ऑप्शन बी है अग्नि देवता को, ऑप्शन सी है सूर्य देवता को, ऑप्शन डी है गंगा देवी को। तो किसे समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? तो विशु किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर बी गुजरात का, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर डी केरल का। तो विशु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल का। किसका है? केरल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओणम, बी माघी, सी उत्तरायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ए ओणम। कौन सा त्यौहार है? और ओणम ओणम ऑप्शन नंबर ए ओणम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोंगल, ऑप्शन नंबर बी ओणम, ऑप्शन नंबर सी दिवाली, ऑप्शन नंबर डी दशहरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दशहरा। ऑप्शन नंबर डी दशहरा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पराग, ऑप्शन नंबर डी बी पोंगटू, सी रज पर्व, डी अम्बुबाची। तो कौन सा त्यौहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रज पर्व। कौन सा त्यौहार है? रज पर्व वो त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। तो किस राज्य में मनाया जाता है वांगला उत्सव? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साध नोंग क्रेम का 5 दिवसीय का धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ऑप्शन नंबर डी मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में वैसाखी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में वैसाखी त्यौहार मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए फरवरी में, बी मार्च में, सी अप्रैल में, डी जनवरी में। तो किस
किस महीने मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल में। किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है वैशाखी त्यौहार भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? ऑप्शन नंबर ए 13, बी 6, सी 10, डी 9। तो कितने देशों से भारतीय संविधान में विशेषताएं ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 देशों से। कितने देशों से? 10 देशों से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर, इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संघवाद की स्थापना, बी सरकार का संसदीय स्वरूप, सी मूल अधिकार, डी सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामंतशाही को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था भारत में सबसे पहले? ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी के एम मुंशी, सी बी एन राव, डी एम एन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन राय ने। किसने रखा था? एम एन राय ने रखा था संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है 16, बी 14, सी 18, डी 21। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। कितनी आयु होनी चाहिए? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी है लाल बहादुर शास्त्री, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 53। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बलदेव सिंह, बी वी वी गिरी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी एन के चंद्रा, ऑप्शन डी आर के षणमुख चट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर के षणमुख चट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा आर के षणमुख चट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 5 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो कितने वर्षों बाद हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की यमुनोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है?
तो भारत की जो यमुनोत्तर रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर, बी कन्नौज, सी आगरा, डी जौनपुर। तो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल देश से जुड़ी हुई हैं? तो नेपाल देश से कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, बी 3, सी 4, डी 5। तो कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। कितने राज्यों से भारत नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर डी 5। ऑप्शन नंबर डी 5। वो राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वो पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा सिक्किम है। तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4, सिक्किम 5। तो नेपाल देश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू, बी जम्मू, सी शिमला, डी द्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रास। दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? तो भारत की भू सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, बी 12, सी 8, डी 6। तो कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? कितने देशों से जुड़ी हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की भू सीमाएं 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पहला है बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान है। तो कितने देशों से भारत की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? तो 7 देशों से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश डैश गोलार्ध और डैश डैश भाग में स्थित है? तो भारत स्थित है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी, बी उत्तरी दक्षिणी, सी दक्षिणी पूर्वी, डी पश्चिमी पूर्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी में स्थित है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और नेपाल, डी भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इम्फाल, बी शिलोंग, सी आइजोल, डी सिलचर। तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिलोंग को कहा जाता है। किसे? शिलोंग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है मुनक नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी सरहिंद नहर, डी आगरा नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश डैश में सॉरी भारत में, यहाँ पर होगा भारत में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है।
तो किधर से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूरब से, उत्तर पश्चिम से या दक्षिण से जो है में भारत जो है हिंद कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। भारत जो है हिंद कुश पर्वत से किस दिशा से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम से घिरा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत उत्तर पश्चिम दिशा से हिंद कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी कंट्रोल यूनिट, डी प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। तो किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, बी माउस, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेस माइक्रो प्रोसेस माइक्रो प्रोसेस की गति को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है घड़ी की गति, मेगा स्पीड की गति, बीट की गति, चक्र गति। तो किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, घड़ी की गति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ी की गति। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूपीएस को, मॉनिटर को, एएलयू को या सीपीयू को। तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मस्तिष्क को कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू की गति, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में, बिट्स प्रति सेकंड में, लक्स में या हॉर्स पावर में। तो सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैश डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्कैनर, बी इंटरनेट, सी माउस, डी सीपीयू। तो किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू के बिना काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू या मदरबोर्ड या रैम या BIOS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU, ऑप्शन नंबर ए CPU। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम है कोर प्रोग्रामिंग यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सर्किट परिधीय यूनिट, डी है नियंत्रित विद्युत उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए अल्प विकसित और रुद्ध, बी अविकसित, सी विकसित, डी विकासशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विकसित और रुद्ध थी। कैसी थी? अल्प विकसित और रुद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सूती कपड़े का उत्पादन, बी कृषि, सी वानिकी, डी शिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा डी शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी उद्योग, सी बैंकिंग, डी कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्योग। तो बैंकिंग के क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी उद्योग जो है माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी उद्योग, सी पशुपालन, डी कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध घरेलू उत्पाद, बी सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद या राष्ट्र शुद्ध उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तो ऑप्शन नंबर ए 270 लाख करोड़, बी 1 लाख करोड़, सी 2.7 लाख करोड़, डी 27 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2.7 लाख करोड़ रुपए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जीडीपी की गणना करता है? तो जीडीपी की गणना कौन सा विभाग करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, बी आर्थिक मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, डी राजस्व विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग के द्वारा, बी वित्त मंत्रालय के द्वारा, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ये क्वेश्चन हो चुका है तो हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए वी राव ने, दादा भाई नौरोजी ने, सी एच डी तेंदुलकर ने, डी पी सी महालनोबिस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, अर्थव्यवस्था में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेट डोमेस्टिक प्राइज, बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डी नेशनल डोमेस्टिक प्राइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा में, बी भीमबेटका में, सी एलिफेंटा में, डी बाघ की गुफाओं में। तो कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी सोरटूगई, सी नागेश्वर, डी रोपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर से प्राप्त की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया, बी मोहनजोदड़ो, सी बालाकोट, डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, मतलब उसका आकार कैसा था? वृत्ताकार टैंक था, या बेलनाकार टैंक था, या त्रिभुजाकार टैंक था, या आयताकार टैंक था? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार कैसा था? एक आयताकार टैंक था। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए जीवन, बी प्रकृति, सी बलिदान, डी सत्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिदान। ऑप्शन नंबर सी, बलिदान इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिलवाड़ा, बी पार्श्वनाथ, सी श्रवण बेलगोला, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए कौशल के नाम से, बी कपिलवस्तु के नाम से, सी कौशाम्बी के नाम से, डी काशी के नाम से। तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल के नाम से। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी, डी कुंड ग्राम में। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंड ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन नंबर ए मानस, बी पंचमढ़ी, सी सुंदरवन, डी नीलगिरी। तो कौन सा एक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानस एक वन्यजीव अभ्यारण्य है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो किस देश का दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर बी चीन, सी यूएसए, डी भारत। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चैनल का नाम है रोजगार विद एनएस। थैंक यू दोस्तों।